नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं एमए भाग 1 के कथा साहित्य के अंतर्गत मृदुला गर्ग लिखित नाटक जादू का कालीन। आज उसका हम दूसरा दृश्य देखने वाले हैं। पहला दृश्य इसके पूर्व हमने देख लिया है। पहले दृश्य में हमने इस नाटक के पात्र, इस नाटक का उद्देश्य तथा इस नाटक के पहले दृश्य के अंतर्गत जो लेखिका ने व्यक्त किया है, बाल मजदूरों की समस्या या गांव की समस्या को, वह चित्रण हमने देख लिया है। आज हम दूसरा दृश्य देख लेंगे। इस दूसरे दृश्य में की ओर आने से पहले थोड़ा पहले दृश्य के या पहले अंक के पहले दृश्य में जो बताया था वह क्या है कि केशव और संतो दो दलालों के साथ कालीन के बुनने के लिए या कालीन बनाने के लिए निकल पड़े हैं। अतः पहले अंक का दूसरा दृश्य कालीन कारखाने के शेड पर घटित होता है, अर्थात जहाँ कालीन बनाई जाती है इस शेड पर यह दूसरा दृश्य घटित होता है। यह पहले अंक का दूसरा दृश्य है, ध्यान में रखिए। पहले दृश्य में हमने देखा कि केशव और संतो दो दलालों के साथ चल जाते हैं। अब वे कारखाने पर पहुंच गए हैं। वहां उनके जैसे और लड़के और लड़कियां भी वहां काम करने के लिए आई हुई हैं। एक तरफ 3 लड़के हैं, दूसरी तरफ 3 लड़कियां हैं। सब लूम पर काम कर रहे हैं। लूम अर्थात कपड़े बुनने का मशीन, ध्यान में रखिए। सब लूम पर काम कर रहे हैं। लूम के धागों के बीच से धागा निकालकर गांठ बांधकर चाकू से काट रहे हैं। इन्हें गांठ बांधने का काम लूम पर हो रहा है और सब लड़के और लड़कियां लूम पर काम कर रहे हैं। ये सारा नाटक रंगमंच पर खेला जा रहा है, ध्यान में रखिए। नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए होता है। इस प्रकार यह लूम पर लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं। दोनों तरफ सुपरवाइजर 1 और सुपरवाइजर 2 हाथ में छड़ी लिए घूम रहे हैं, अर्थात वह लड़के और लड़कियों से काम करवा ले रहे हैं, उन पर वॉच या उन पर ध्यान रख रहे हैं और उनसे काम करवा ले रहे हैं। कारण क्या है? अर्जेंट ऑर्डर होने के कारण दोनों भी बच्चों को हाथ चलाने के लिए कह रहे हैं। सुपरवाइजर 2 चाय पीने के लिए थोड़ा बाहर चला जाता है। तब सुपरवाइजर 1 संतों को हाथ चलाने के लिए कहता है। इतने में धागे से संतों की उंगली कट जाती है और वह चिल्लाने लगती है। सुपरवाइजर 1 उसे उंगली अलग रखने के लिए कहता है, कारण उंगली से खून निकल रहा है। अगर खून के धब्बे कालीन पर पड़ जाएंगे वह कालीन बर्बाद हो जाती है, इसलिए वह संतों पर थोड़ा गुस्सा भी होता है। वह कम्मों को धागा देने के लिए कहता है और वह जला हुआ धागा उंगली में भर देता है और फिर से वह संतों और कम्मों को काम करने के लिए कहता है। संतो रोज धागे से उंगली काट देती है। सुपरवाइजर 1 उसे अनाड़ी कहता है। इस प्रकार संतो और वहाँ बाकी सारे लड़के कालीन बनाने का काम कालीन के शेड पर लूम पर कर रहे हैं और सुपरवाइजर 2 उनसे काम करवा ले रहे हैं। सुपरवाइजर 1 और सुपरवाइजर 2 उनकी भी अपनी अपनी व्यथा है, उनकी भी अपनी अपनी कथा है। वो अपनी मन की बात व्यक्त करते हैं। सुपरवाइजर 1 कहता है कि मुझे गांव जाना है। मेरा लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, अब 7वीं में गया है, बहुत होशियार है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। परंतु उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय मुझे इन बंद कमरे में काम कर रहे इन पिलों पर ध्यान देना पड़ रहा है। अर्थात इन लड़कों को जो कालीन बुनने के लिए काम करने के लिए आते हैं, उन बच्चों को बंद कमरे में रखा जाता है। इसका अर्थ है वह किसी को पता न चले, अर्थात बाल मजदूरी की यह समस्या है। उन्हें बंद कमरे में काम करने के लिए कहा जाता है। सुपरवाइजर 2 कहता है कि मुझे भी मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इस काम में अर्थात बच्चों को मारा और पीटा भी जाता है काम अच्छी तरह होने के लिए। वहां वाक्य हमने काट दिया। इसका अर्थ है कि सुपरवाइजर 2 जो कह रहा है कि बच्चों को उसने कभी मारपीट नहीं की, वो मारपीट करना भी नहीं चाहता,
लेकिन इस काम में करनी पड़ती है। कमीशन मिल जाए तो घरवाली को अब की बार करधनी करूंगा। करधनी यानी मेखला, एक सोने का अलंकार होता है जो स्त्रियां पहनती हैं। वह अपनी पत्नी को करधनी करने के बारे में कहता है। कब? जब कमीशन मिल जाएगा। अब उसकी लड़की भी 11 साल की हो गई है और उसकी भी शादी करनी है। इस प्रकार इन सुपरवाइजरों की भी अपनी अपनी व्यथा है, वह व्यथा एक दूसरे को कहते हैं। लेकिन यह जो काम है, इस काम में बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ती है और यह काम केवल बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि कालीन में छोटी छोटी गांठें लूम पर बनानी पड़ती है। छोटी छोटी उंगलियां अगर होती है तो अच्छी तरह गांठें बनती है। इसीलिए दोनों सुपरवाइजर थोड़ी अपनी मन की व्यथा भी व्यक्त करते हैं। इतने में मालिक वहां आते हैं। वह सुपरवाइजरों को सावधान रहने के लिए कहते हैं, कारण एक समाज सेविका और एक पत्रकार महोदया अफवाहें फैल रही है कि हम बच्चों को अपहरण करके लाए हैं। और दिल्ली में डेलीगेशन या डेलीगेशन एक अशुद्ध या ग्रामीण शब्द में कहता है डेलीगेशन, यानी शिष्टमंडल आ रहा है। दिल्ली से एक शिष्टमंडल आ रहा है और बाल मजदूरों की जानकारी ले रहा है। यानी दिल्ली में एक शिष्टमंडल बनाया जा रहा है जो बाल मजदूरों की जानकारी ले रहा है। सुपरवाइजर कहते हैं कि हमने तो बच्चों को भगाकर या अपहरण करके लेकर नहीं आए। उनके माँ बाप ने अपनी गरीबी के कारण, अपनी दयनीय अवस्था के कारण स्वयं अपनी मर्जी से उन्हें हमारे साथ भेजा है। अगर ऐसा है तो हम बच्चों को वापस भेज देते हैं, फिर से दूसरे बच्चे लाएंगे। लेकिन मालिक उन पर भड़क उठते हैं। वह कहते हैं कि गांव से सस्ते मजदूर मिलते हैं, इसीलिए तो हम बाहर देश से डॉलर में रुपए कमाते हैं। अर्थात सस्ते में वह कालीन बनाते हैं और बाहर देश में बिकवाते हैं, इसलिए उन्हें डॉलर मिलते हैं। यह सस्ते मजदूर गांव में मिलते हैं, इसलिए वह कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, इनसे हमें काम करवा लेना है। वह उन्हें केवल सावधान रहने के लिए कहते हैं। और आगे मालिक कहते हैं कि अगर कोई आए तो बच्चों को स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना और तुम लूम पर काम करना। यानी वह लूम पर बैठने के लिए उन्हें कहता है, सुपरवाइजर को कहता है। जब जब वह लड़के आए, वह शिष्टमंडल के लोग आएंगे, तब वह उन्हें लूम पर काम करने के लिए कहने के लिए कहता है, मालिक कहते हैं। परंतु वह दोनों छुट्टी चाहते हैं, कमीशन चाहते हैं और अपने अपने परिवार वालों के साथ थोड़े समय के लिए रहना चाहते हैं। तो मालिक कहते हैं जाओ पहले काम पूरा कर लो, नहीं तो छुट्टी हमेशा के लिए मिल जाएगी। दोनों अंदर जाते हैं, बच्चों को हाथ चलाने के लिए कहते हैं। बच्चे इतनी तेजी से हाथ चलाते हैं कि उनका बदन भी तेजी से कांपने लगता है, क्योंकि सुपरवाइजर 1 और सुपरवाइजर 2 के हाथ में हमेशा छड़ी रहती है। और उन्होंने पहले ही कहा है कि उन्हें मारपीट पसंद नहीं, लेकिन इस काम में मारपीट करनी पड़ती है। इस प्रकार बच्चों से काम करवा लिया जाता है कालीन बुनने के काम के लिए। अंधेरा होने के बाद ही उनका काम खत्म किया जाता है, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर है। दिन भर उन्हें खाना नहीं दिया जाता, दिन भर उनसे काम करवा लिया जाता है और अंधेरा होने के बाद ही काम खत्म किया जाता है। तब उन्हें रोटी खाने के लिए दी जाती है और रोटी खाते खाते संतो केशव को कहानी सुनाने के लिए कहती है। तब केशव डॉलर देश की कहानी सुनवाता है। डॉलर देश की कहानी सुनवाता है, जहाँ जो चंपादीप की राजकुमारी की कहानी, राजकुमार की कहानी दादी कहती थी, इस कहानी में भी चंपादीप का राजकुमार आएगा या और हमें लेकर जाएगा। यह केशव कहानी में एक आशा व्यक्त करता है। अतः सारे बच्चे जो उन्होंने कालीन बुननी है, वह कालीन ही एक जादू की कालीन समझकर वह कहते हैं कि हम इस पर बैठेंगे और उड़नछू हो जाएंगे, यानी हम चले जाएंगे। वह कहते हैं कि कालीन बनने के बाद हम निश्चित रूप से यहाँ छूट जाएंगे। केशव सबको कालीन पर बैठने के लिए कहता है और पूछता है कहाँ जाना है। ध्यान में रखिए, हर एक के गांव का यह उल्लेख हुआ है, संतों के गांव का भी यह उल्लेख हुआ है, सारे पात्रों के गांव ध्यान में रखिए।
हमने इसके पूर्व गांव नहीं बताए क्योंकि यहाँ उल्लेख आया है, इसीलिए हमने यहाँ गाँव का उल्लेख किया है। बरकू कहता है उसे उतारे गांव जाना है। लखी कहती है उसे छिछोरी गांव जाना है। कम्मू कहती है उसे बनखेड़ा गांव जाना है। और संतो देखिए, देख लीजिए संतो का गांव कौन सा है, सरसताल। सरसताल गांव की संतो है, अर्थात ये कहानी सरसताल गांव के बच्चों की कहानी है। कालीन पर बैठकर सब अपने अपने गांव उतरने का अभिनय करते हैं। लाखन को यह पसंद नहीं आता, इसलिए वह कहता है गांव जाएंगे तो भूखे ही मरेंगे। नहीं, हमारे गांव में सब कुछ है, ऐसा संतो और कम्मो कहती है। वह कहती है कि हमारे गांव में कुंदरू है। कुंदरू यानी जिसे हम बिब्बा कहते हैं, वह बिब्बे बिब्बे का फल होता है। कुंदरू है, बेरी है, धान है, पानी है, सब कुछ हमारे गांव में। तो लाखन कहता है कुछ नहीं है तुम्हारे गांव में, इसीलिए तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है काम करने के लिए। इस प्रकार एक लाखन है जिसे ये बातें पसंद नहीं है, तो केशव थोड़ा क्रोधित होता है और कम्मू उसे कहती है तुझे बेचा होगा तेरी माई बापू ने, हमें ना बिके। अर्थात हमें हमारे माई बापू ने नहीं बिका है। अगर उन्हें एक बार पता चल जाए कि हम कैसे काम करते हैं और किस प्रकार हमसे काम करवा लिया जाता है, तो हमें कभी यहाँ नहीं भेजेंगे, ऐसा कम्मो कहती है। उन्हें पता नहीं, हम उन्हें बता देंगे कि वहाँ क्या होता है। लाखन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, परंतु जब वह कहती है तेरी माई बापू ने तुम्हें भेजा होगा, तो वह कहता है कि मेरा कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अर्थात लाखन के माता पिता नहीं, वह अनाथ है। ध्यान में रखिए, लाखन अनाथ है। बस बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, भूत का बेटा, भूत का बेटा, और सब बच्चे ऐसे खेलते खेलते सो जाते हैं। दूसरे दिन सुपरवाइजर बच्चों को काम रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अब वह शिष्टमंडल के लोग आएंगे या समाज सेविका आएगी जांच करने के लिए, इसका उन्हें एहसास हो गया था, इसलिए उन्हें काम रोकने के लिए कहते हैं और उन्हें एक कमरे में ले जाकर कहता है कि अब सब चुप रहेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। लाखन कहता है क्यों, तो सुपरवाइजर उसे गालियां देता है, क्योंकि लाखन थोड़ा जो बातें वो स्पष्ट कहता है, थोड़ा बड़ा है, इन सारे बच्चों में वो थोड़ा बड़ा है। बड़ा होने के कारण उसे महसूस होता है कि वह क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। कम्मो, संतो, केशव छोटे छोटे हैं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, क्या राजनीति चल रही है, इसलिए वह कुछ नहीं कहते। लेकिन लाखन उन्हें उल्टा जवाब देता है। सुपरवाइजर उसे गालियां देता है, पर मालिक ने कहा था कोई झंझट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहता है कि पुलिस आ रही है, तुम स्कूल नहीं जाते, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे बापू को पकड़ कर ले जाएगी। इस प्रकार वह लाखन को जवाब देते हैं। तो लाखन को यह सारी बातें झूठ लगती है। वह बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, उन्हें चुप रहने का आदेश देकर बाहर से ताला लगाकर सुपरवाइजर चला जाता है। उसके जाने के बाद लाखन कहता है यह सब झूठ है, झूठ बोल रहे हैं, कोई पुलिस नहीं आएगी, समाज सेवक आएंगे, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो जोर से रो दो। समाज सेविका वहां आती है, सब देखती है, लेबर ऑफिसर भी उसके साथ है। वह कहता है यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब जांच लिया है। तब समाज सेविका कालीन खरीदने के बहाने स्टोर रूम देखने के बारे में कहती है। इतने में बच्चे अंदर से जोरों से चिल्लाने लगते हैं। तब समाज सेविका दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बच्चे बाहर निकलते हैं और मुक्ति से नाचने लगते हैं। अर्थात जो लाखन ने कहा था वो उन्होंने किया, इसलिए वह आज इस बंद कमरे के अंदर जो हो रहा है इसका एहसास बाहर वालों को होता है। समाज सेविका को पता चलता है कि किस प्रकार बच्चों से काम करवा लिया जा रहा है और बच्चे यहाँ मुक्त होते हैं और अपने अपने गांव किस प्रकार पहुंचते हैं, अगले दृश्य में है। इसकी कथा हम अगले दृश्य में देखेंगे, जरूर देखिए, तभी जाकर आपको इसकी कहानी संपूर्णतः पता चलेगी। यह पहले अंक का दूसरा दृश्य समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।